बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो कि इस साल जुलाई सीरीज़ में या मिनी सीरीज़ में अपेयर हो रहे हैं। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, रिकॉल कर लें, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा सामान मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला चैप्टर फिज़िक्स में है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें पता है वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि मेजरेबल हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में से जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो तो एक चीज़ समझना कि व्हाट क्वांटिटीज़ आर स्केलर। स्केलर आर बेसिकली नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, और दूसरी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर्स। क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू सीधा सीधा आ जाता है जिसमें पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ और स्केलर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए। तो हर वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली मीनवाइल जब हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे होंगे तो आई बी लेबलिंग देम वेदर दे आर स्केलर और वेक्टर। अच्छा, इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है एसआई यूनिट्स का। बहुत सारे सवालों में स्पेशली जर्नल फिजिक्स जब भी हम कर रहे होंगे तो हमें जो भी यूनिट्स यूज़ करने हैं, क्योंकि कभी कभार सवाल फॉर एग्जांपल अगर आपको मास ग्राम्स में दिया हुआ है और हमने फोर्स निकालनी है तो ऑब्वियसली हमें मास को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूटन है, न्यूटन की फॉर्मेशन बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हुई है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी हम यूनिट यूज़ करेंगे वो एसआई यूनिट यूज़ करेंगे। तो एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। मास का एसआई यूनिट हमारे पास आता है किलोग्राम, लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड्स, और बाकी इजी है, मगर कभी कभार आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, सवाल पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन बनता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट बनता है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट बनता है कैंडेला, which is represented by CD, and last is electric current जिसका ऐसा यूनिट बनता है एम्पेयर। तो ये बेसिक ऐसा यूनिट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यूजली हमें इन 3 ऐसा यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसी के साथ साथ कुछ एसआई प्रीफिक्सेस भी हैं। शायद इनको बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं क्योंकि इनके अपने यूनिट्स हैं। बाकी जितनी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें हमें यूनिट कन्वर्जन करना ज़रूरी होता है। हैविंग सेड दैट, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है वो पोर्शन आता है अल्लाह आपका भला करे एसआई प्रीफिक्सेस का। कुछ इंपॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्सेस हैं जो कि अक्सर एमसीक्यूज़ में दी हुई होती हैं। स्पेशली आपको दिखती होंगी ये जब एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं या जब हम अपना प्रेशर की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। के जब भी लगाओ, के मतलब होता है 10 पावर 3 विच इज़ 1000 किलो पास्कल। एम मीन्स 10 पावर 6 विच इज़ मेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर सी लिखा हुआ है तो इट इज़ सेंटी विच मीन्स 10 पावर -2। स्मॉल एम लिखा हुआ है तो इट मीन्स मिली 10 पावर -3। एक और यूनिट अक्सर आ जाता है विच इज़ माइक्रो, इसको हम लिखते हैं माइक्रो विच इज़ 10 पावर -6। यही कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि अक्सर कन्वर्जन है सही प्रीफिक्सेस में वो आपको दे देता है। लेट्स से अगर आपने आंसर निकाला 1 2 3 4 5 6, मगर ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 लेट्स से जूल, मिलियन जूल, तो ऑब्वियसली मिलियन मतलब 10 पावर 6 आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लेंथ मेजर करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं उसमें एक मीटर रूल है। मीटर रूल की प्रिसिशन है 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, और ये यूजली रिजिड या फ्लैट सरफेसेस का लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है आपके पास टेप मेजर।
टेप मेजर और मीटर रूल में सिर्फ एक फ़र्क है, इसकी प्रिसिशन भी यही है, और ये बेसिकली काम आता है कर्व सरफेसेस के लिए। ये अक्सर एमसीक्यू में सवाल आता रहा है जिसमें कर्व सरफेस दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई इफ़ आई वांट टू मेजर द लेंथ हाउ वुड आई डू दैट, तो उसके लिए हम टेप कर्व सरफेसेस के लिए टेप मेजर यूज़ करेंगे। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसकी प्रिसिशन है 0.01 ऑफ अ मिलीमीटर या 10⁻⁻5 मीटर्स इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं ऐसा यूनिट बात करता हूँ, और ये यूजुअली यूज़ होता है इन ऑर्डर टू मेजर लेंथ और small length and a small diameter. Let's put it this way, a small length and diameter। ठीक है जी। अच्छा, यूजली इसका सवाल आता रहा है पिछले सालों में, जिसमें वो मेजरमेंट्स निकलवाता है कि वो क्या करता है, अगर मुझे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक बना के दे दे तस्वीर, और उसमें पूछे कि भाई इसकी प्रिसिशन क्या होगी, प्रिसिशन इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, आपके पास दो स्केल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 5 लिखा हुआ है, ये 5.5, ये 6, ये 6.5, तो मेन स्केल की रीडिंग आपके पास आ जाएगी इधर 6.5 मिलीमीटर, और लेट से ये आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ये 40 है, तो 41, 42, 43 जो भी ये दो लाइंस कोइंसाइड कर रही हो, मेन स्केल की बीच मिडल वाली लाइन जिसको डेटम लाइन भी कहते हैं वो, और टेम्पल स्केल की जो भी या सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है, विच इज़ है 1, 2, 3, तो ये 43 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा हम टेम्पल स्केल की रीडिंग को 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 0.43 व्हेन यू ऐड देम अप, तो जो इसकी फाइनल रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 6.93 ऑफ मिलीमीटर्स। ठीक है, फिर इसमें दो किस्म के ज़ीरो एरर्स भी हैं। ज़ीरो एरर बेसिकली ये है कि अगर टेम्पल स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो क्लोज कंडीशन में मैच ना कर रहा हो तो उसमें ज़ीरो एरर होते हैं। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर जब होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर जब होगा जब ज़ीरो बिलो मेन स्केल डेटम लाइन हो, और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा जब नेगेटिव ज़ीरो एरर जब होगा जब ये ज़ीरो अबव हो। फिर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइंस काउंट करनी है कितनी दूरी पे है, और फिर उसको प्रिसिशन से मल्टीप्लाई करके फाइनल रीडिंग से माइनस कर देना है, एंड यू विल गेट द वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक स्टॉप वॉच है। इसके बाद स्टॉप वॉच बेसिकली टाइम के लिए काम आती है। स्टॉप वॉच की जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन इज़ 0.01 ऑफ अ सेकेंड। और आपके पास जो है इस टॉपिक में तकरीबन इतना ही है। बाकी इसमें एक चीज़ और भी है, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा कि स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मास, और न्यूटन मीटर हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेट। वेट क्योंकि फोर्स है तो विल डिस्कस लेटर ऑन। तो तकरीबन यही सब कुछ है चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो बेसिक पोर्शन है वो देखिए समझिएगा बात, हमें ये पता होना चाहिए डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्टेंस इज स्केलर विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर विच इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है जी। अच्छा फिर इसके बाद एक चीज़ आती है स्पीड। स्पीड इज़ स्केलर इन नेचर, जिसका ऐसा यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। एक और यूनिट भी इसमें यूजुअली यूज़ किया जाता है विच इज़ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा एक ये समझिएगा, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल किस्म की कुछ टाइप्स ऑफ स्पीड हैं जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड वो स्पीड है कि व्हेन या लेट मी डू इट दिस वे, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड वो है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करे हर टाइम इंटरवल में, सही है, तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड
यूजली हम निकाल रहे होते हैं एवरेज स्पीड बेसिकली होती है दी ओवरऑल स्पीड ऑफ अ जर्नी, सही ना। किसी भी ये है सेम डिस्टेंस इन ईच टाइम इंटरवल या यूनिट टाइम, इसको यूनिट टाइम कर दें, ईच यूनिट टाइम, और ये ओवरऑल स्पीड है, ठीक है जी। इसी की एक वेक्टर क्वांटिटी भी बनती है जिसको आप कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ यही फ़र्क है, स्पीड बेसिकली है डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी। इसके लिए भी फिर वो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो सेम डिस्प्लेसमेंट इन ईच टाइम इंटरवल, और एवरेज होगी तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ अ जर्नी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा कि इफ़ डायरेक्शन चेंजेस बट मैग्नीट्यूड remains same, objects velocity will change। तो ये बात समझिएगा कि जब भी अगर मैं ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से उस और मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़े। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेट्स से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इवन दो उसका भले मैग्नीट्यूड सेम रहे, 20 किलोमीटर पर आ रही रहे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मगर भले उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क ना भी पड़े, ठीक है। फार्मूला इसका भी यही बनेगा, वेलोसिटी विल बिकम, इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने सिलेबस में, वेलोसिटी विल बिकम डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद एक और टॉपिक आता है विच इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली है change in velocity per unit time interval, कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो। आप देखें चेंज इन वेलोसिटी दो किस्म से हो सकती है, अगर वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है तब भी चेंज हो रही है। और एक और चीज़ के डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक बात समझिएगा कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तीन कंडीशंस में कर सकता है, कि मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा कि ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका बेसिक फार्मूला देखूं तो इसका बेसिक फार्मूला बनता है एक्सेलरेशन इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है जी। या मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर तो लेट्स से ऑब्जेक्ट की स्पीड लेट मी डिफाइन इट दिस वे। मुझे फॉर एग्जांपल कहता है कि गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेट का मतलब हुआ कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहता है ब्रेक्स लगा रहा हूँ, अगर ब्रेक लगाऊंगा तो व्हाट हैपन, स्पीड विल डिक्रीज़, और स्पीड जब डिक्रीज़ होगी तो अब इस चीज़ को आप क्या कहते हो, इस चीज़ को आप एक और नाम से भी याद करते हो, डीसेलरेशन या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका बेसिक फार्मूला जो बन जाएगा, हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेते हैं ताकि आखिरी वक्त पे टेंशन ना हो। तो ये हो जाएगा वी आई माइनस वी एम अपॉन टी। तो एक चीज़ समझिएगा, अगर वो डीसेलरेशन बोलता है, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन के आंसर नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए जो भी बड़ी वैल्यू है ना, विच इज़ ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी, वो पहले लिखेंगे और बाद में हम फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे और अपॉन टाइम। अच्छा इसमें एक चीज़ और समझिएगा आप छोटी सी, कि जब भी ऑब्जेक्ट
इसमें कभी कभार जो है हमारे पास जब डेटा बना के देता है या सवाल बना के देता है तो उसमें कभी कभार हमें हिडन डेटा भी देता है। फॉर एग्जांपल कहता है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसी तरीके से अगर वो बोलता है कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो रेस्ट कंडीशन या इस तरीके से कंडीशन हो तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है सेम चेंज इन velocity per unit time interval, हर टाइम इंटरवल में सेम चेंज इन वेलोसिटी हो, ठीक है जी। और फिर वही है, अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो वो ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ जर्नी हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या छोटा बनाते हैं इसको, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस, इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि आगे मुझे मसला ना हो, ठीक है। मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूँ और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सिमिलरली अगर मैं एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूँ जो इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन बना है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊँ जो या तो यूं बढ़ रहा हो आगे या इस तरह से बढ़ रहा हो आगे, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ये इंक्रीजिंग स्पीड हो जाएगी, इसमें एक डिक्रीजिंग स्पीड हो जाएगी, विच विल डिस्कस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊँ, स्पीड टाइम, और स्पीड टाइम ग्राफ इस तरीके से फ्लैट हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब चेंज इन स्पीड, या पहले लेट मी कॉपी इट ना ताकि आगे मुझे मसला ना हो, ठीक है। अच्छा समझिएगा, अगर मैं ये स्ट्रेट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, चेंज स्पीड नहीं हो रही। सिमिलरली अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाता है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर इन दोनों में से कोई इस तरीके से ट्रेंड बन जाए, अगर ये ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आके बैठ जाए, बिल्कुल, लेट मी यूज़ डिफरेंट कलर ताकि समझ में आए। लेट से ग्राफ ही यहाँ पर आके बैठ जाता है तो दैट रिप्रेजेंट रेस्ट, और अगर इसी तरीके से ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, डीसेलरेशन। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा कि जितना ये ज़्यादा स्टीप ग्राफ होगा, ये ग्राफ जितना ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ, मैं ये दो ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये रनर 1 है और लेट्स से ये रनर 2 है। डिस्टेंस टाइम, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो ग्राफ जितना ज़्यादा स्टीपर ग्राफ होगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो उसकी एक्सेलरेशन भी उतनी ज़्यादा होती, तो रनर 2 की जो स्पीड है वो ग्रेटर होगी रनर 1 की स्पीड से, ठीक है जी। ये आपके पास बेसिक ग्राफ आ गया। अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ का एक चीज़ और समझिएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर, फॉर एग्जांपल आपका स्पीड टाइम ग्राफ इस तरीके से कुछ आता है, तो ये जो एरिया अंडर ग्राफ आ रहा है स्पीड टाइम, तो ये जो एरिया अंडर आ रहा है ये एरिया आपको क्या बताएगा,
दिस एरिया विल गिव यू डिस्टेंस। तो कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो और इससे डिस्टेंस निकालना हो तो वो इजी सीन है, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो तकरीबन ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, दैट विल बिकम द डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें हमारे पास आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल बेसिकली क्या है? फ्री फॉल है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में, जहाँ पर वैक्यूम लफ्ज़ या इसको यूँ कहते हैं नो रेजिस्टिव फोर्सेस, अगर किसी भी जगह पे अगर कोई रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, कोई फोर्स अपोजिंग फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, तो ऑब्जेक्ट विल फॉल, ऑब्जेक्ट विल फॉल विथ कांस्टेंट acceleration which is also called as acceleration due to gravity, इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम अपने पूरे सिलेबस में इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे, जब तक वो खुद अगर कहीं वो और किसी जगह पे स्पेसिफाई कर दे तो फिर वो वैल्यू यूज़ करेंगे। फिर इसमें एक ऐसा सवाल भी आता है कि उसमें अक्सर जो है ना वो टेबल बना के दे देता है, जिसमें पूछता है कि भाई इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्री फॉलिंग तो उसकी एक्सेलरेशन और स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, वेयर इज स्पीड उसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रहेगी। ऑब्वियसली लेट्स से अगर पहले सेकंड में 10 है, दूसरे में 20 हो जाएगी, फिर 30, फिर 40 एंड देन सो ऑन। तो तकरीबन चैप्टर 2 में इतना ही, या कैनेमेटिक्स में यही पोर्शन है। उसके बाद आता है हमारे पास डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं शुरू में समझना, विच आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस बिकम ज़ीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं जिसमें सम ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस जिसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो ना हो। ठीक है जी। अच्छा, फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, एंड फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक फार्मूला हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, विच इज एफ इक्वल्स टू एम ए, वेयर एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन के कुछ लॉज हैं, विच इज़ फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बैलेंस फोर्सेस, जब तक ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगी तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही है, उसकी डायरेक्शन भी मतलब चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी की हम टर्म यूज़ करें यहाँ पर। तो जब तक ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्सेस लगेंगी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में नो चेंज ऑफ स्टेट चेंज नहीं होगी। और अगर वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर अपनी स्टेट चेंज ना करे उसको आप बोलते हैं इनर्शिया। सही है, एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर MCQ आया हुआ है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। सही है, तो जितना, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लेसर द मास लेसर विल बी द इनर्शिया। ठीक, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन क्या है? दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन लगेगी, जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। एंड सेम गोज विद फोर्स के, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितनी कम फोर्स उतनी कम एक्सेलरेशन। और जो हमें फॉर्मूला है फिजिकल स्ट्रॉम में मिला है वो भी यहीं से मिला है। तो एक चीज़ समझिएगा कि जब भी अनबैलेंस फोर्स लगती है तो इन्फ्लुएंस उसका क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स का इन्फ्लुएंस बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से होता है, या तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड अप होगा या स्लो डाउन होगा, माना एक्सेलरेट होगा इधर वे। ठीक है, या चेंज इन डायरेक्शन करेगा। ठीक है, तो या तो उसका मैग्नीट्यूड वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा
या डायरेक्शन चेंज होगी या और ऑल, सही है ना, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अनबैलेंस फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में अगर आ जाता है तो फिर ये सेटअप होता है। थर्ड लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर सवाल आ जाते हैं। थर्ड लॉ हमें कहता है कि फोर्सेस occurs in pair. तो for every force of action there is an equal and opposite force of रिएक्शन। हर फोर्स ऑफ एक्शन के साथ एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगी हुई है जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अब ये बात समझ लीजिएगा कि जितनी भी हमारे पास अपोजिंग फोर्सेस होंगी वो सारी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अब बहुत सारी किस्म की फोर्सेस आपके सिलेबस में, जिस तरीके से फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट मूव करेगी हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी फॉरवर्ड मूव कर रही है, इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो जो रिएक्शन फोर्स होगी वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, सही है। या अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉल करते हुए नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर आ रहा है, तो जो रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी वो हमेशा ऊपर की तरफ लगेंगी। और एक चीज़ समझिएगा कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्सेस रेजिस्टिव फोर्सेस का एक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अगर एयर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो एयर रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी तेज़ी से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, जितनी तेज़ी से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, उतनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस भी उस पर एक्ट करेंगी। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, अक्सर ऐसा सवाल आ जाता है कि भाई अगर वो कह दे कि an object is moving with constant velocity, तो अगर constant velocity से move कर रहा है इसका मतलब there is no acceleration, zero acceleration है, ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बैलेंस फोर्स है। और वो कहता है कि इंजन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ न्यूटन की फोर्स लगाता है, फॉर एग्जांपल 10,000 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो उस पर रेजिस्टिव फोर्सेस कितनी लग रही होंगी। तो क्योंकि बैलेंस फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में, तो उस पर रेजिस्टिव फोर्सेस भी 10 न्यूटन या 10,000 या 2,000 न्यूटन की जो भी हमने पहले बात की, उतनी ही फोर्सेस उस पर लग रही होंगी, ठीक है। इसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली है कि जब ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फॉल जब ऑब्जेक्ट का वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो उस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पे वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि अब अनबैलेंस फोर्स कोई नहीं लग रही होगी, दोनों बैलेंस फोर्सेस हो जाएंगी, तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और या कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी। इसका अक्सर ग्राफ पूछ लेता है, तो ये बात समझिएगा कि इनिशियली क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी हो रही होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होगी और उसके बाद एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा, तो ये वो टाइम है जिस पे ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई। अक्सर आपने पबजी में देखा होगा कि आप जब ऊपर से वो पैराशूट के थ्रू जब नीचे गिरता है तो उसकी एक स्पीड होती है। जब मैं शुरू में थोड़ा बहुत खेला तो 238 किलोमीटर पर आवर पे आके वो स्पीड रुक जाती थी, फर्दर इंक्रीज़ नहीं होती थी, तो वो बेसिकली उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है फ्रिक्शन का एक टॉपिक है। फ्रिक्शन हमें पता है, फ्रिक्शन इज़ बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स जो कि मोशन को अपोज करती है और पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, सही ना। उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, मगर वो आपके एमसीक्यू प्रोस्पेक्ट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज़ आती है हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मूव कराना है तो जो उस पर फोर्स लग रही होगी वो हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्किल लगेगी। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू आते हैं, बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं। ये बात समझिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्किल में टर्न कर रहा है तो जो उसको फोर्स इस सर्किल में मूव करने के लिए रखेगी वो हमेशा, लेट से इसका सेंटर इधर है तो इस डायरेक्शन में रखेगी, और अगर लेट से एक ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना चाह रहा है और उसका सेंटर इस तरफ है तो जो फोर्स लगेगी वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होगी। ये बात याद रख लें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसकी जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल के टूवर्ड्स ही लगेगी। अक्सर सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, वो एरोज बना देता है और बोलता है आइडेंटिफाई कि किधर आपके पास फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स हमेशा बैलेंस फोर्सेस पे उस पर ही लगेगी, सेंटर पे लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मास, वेट, डेंसिटी। मास इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। एक चीज़ याद रखिएगा, मास डज नॉट
चेंज, मास कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, सही ना, वो सेम ही रहता है। वेट क्या है? वेट इज़ बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, या पुल, या इसको यूँ कहते हैं फोर्स विद विच let me write it this way, with which earth attracts any object, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट towards its सेंटर। तो अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से कि अर्थ अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींच रही है उसको हम बोलते हैं वेट। तो बेसिक फार्मूला फॉर वेट इज़ mg। एक चीज़ समझिएगा, इट्स ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स है इसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही बनेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली डायरेक्शन है, ये हमेशा किधर डायरेक्ट होती है? इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो कभी भी अगर आपको वेट और मास में सवाल दे दे तो एक चीज़ याद रखिएगा, वेट कैन चेंज। क्यों वेट चेंज हो सकता है? क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली the region or area around which any planetary object tries to attract anything towards its center। और जितना आप उसके सेंटर के करीब आ जाएंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जितना दूर जाते जाएंगे उतना कम अट्रैक्शन होगी। ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, मगर ये बात याद रखिएगा कि विद अल्टीट्यूड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मगर हम जब जर्नली सवाल कर रहे होते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू आउट द प्लानट अर्थ हम कांस्टेंट ही समझते हैं, ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है। अगर लेट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका लेट से मास वेट है लेट से 60 न्यूटन, अगर मैं उसको ले जाता हूँ मून पे, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर किलोग्राम है, तो इसका मास हो जाएगा कितना? 6 किलोग्राम्स। और अगर मैं इसको मून पे ले जाता हूँ, मून पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 है इसकी, या कोई ऐसा प्लैनेट ले जाता हूँ यहाँ पर 4 न्यूटन पर किलोग्राम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, तो उधर उसका वेट कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स 4 विच विल बी 24। तो वेट चेंज हो सकता है मगर मास में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। वेट ज़ीरो भी हो सकता है अपेरेंटली, ठीक है, अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आप पे कोई एक्टिव नहीं कर रही होती। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी का। डेंसिटी इज़ बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही बेसिकली इसका फॉर्मूला भी है। इसको बहुत सारी जगहों से रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ m/v। अच्छा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब कुछ इसके सवाल आते हैं जिसमें जो है आप ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन नेचर के वो किस तरीके से सवाल बना के देता है, ठीक है ना। अगर वो सवाल में ग्राम और सेंटीमीटर की यूनिट यूज़ करता है और तो आप उसमें आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऑप्शंस में आप इतना थोड़ा सा एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आपको आप आंसर देख लें, आंसर्स में आपको पता चल जाएगा कि विच यूनिट्स हमने वी हैव टू फॉलो। तो ज़रूरी नहीं है इसमें हम ऐसा यूनिट्स में भी कन्वर्ट करें, ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अक्सर इरेगुलर सब्सटेंस का जो हम मास निकालते हैं वो मास निकालते हैं थ्रू सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं, या लिक्विड्स का अगर मुझे मास निकालना होगा तो उसके मास निकालने के लिए मुझे सिलेंडर के या मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यूजुअली मेरे पास डेंसिटी का एक बेसिक फार्मूला बना लेता हूँ, वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, मास ऑफ सिलेंडर या बीकर प्लस लिक्विड या एनी ऑब्जेक्ट या एनी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट माइनस मास ऑफ एम्प्टी बीकर या एम्प्टी सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली मास वेट डेंसिटी है इसमें, और सच कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, सही है ना। मोमेंट्स बेसिकली हम कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स हम बेसिकली कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस
एनी टर्निंग इफेक्ट। और फोर्स जब भी टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगी ऑब्वियसली उसको किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट से आपको रोकना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, तभी वो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। उस फिक्स पॉइंट को आप बोलते हो पिवट। तो लेट से अगर किसी भी पिवट से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता हूँ परपेंडिकुलरली, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बनता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डी कहता हूँ, इसको एफ कहता हूँ, तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, या जिसको आप टॉर्क भी कहते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी के। एक चीज़ याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या और एंटी क्लॉकवाइज होगी, सही ना। इसकी दो ही डायरेक्शंस बनेंगी, क्लॉक वाइज, ठीक। इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर, इसका एसआई यूनिट बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसके बाद आता है एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में जो सम ऑफ क्लॉकवाइज स्टॉक और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज स्टॉक हमेशा बराबर होंगी। ये बात याद रखें, जितनी क्लॉकवाइज स्टॉक्स हैं और जितनी एंटी क्लॉकवाइज स्टॉक्स एक्ट कर रही होंगी, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को उसको स्टेशनरी कंडीशन में रखना है तो उस पर जो भी क्लॉकवाइज स्टॉक लग रही हो वो और जो एंटी क्लॉकवाइज स्टॉक लग रही हो वो बराबर हो। अक्सर बच्चे ऐसे सवालों में बेवकूफ़ी क्या करते हैं, मुझे राइट पे फोर्सेस जो लग रही हैं उन पे, फॉर एग्जांपल ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो अक्सर बच्चे क्या समझ रहे होते हैं कि ये एक ही फोर्सेस हैं, ये एक ही फोर्सेस है, विच इज़ रॉन्ग। हमने डायरेक्शन फॉलो करनी कि जो फोर्सेस क्लॉकवाइज लग रही हैं उनका सम और जो एंटी क्लॉकवाइज लग रही हैं उनका सम हमेशा बराबर होना चाहिए। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो क्लॉकवाइज फोर्सेस मेरे पास कितनी लग रही हैं, F3 और F2 भी देखें मूव करके इसी डायरेक्शन में आएगी, F3 भी इसी डायरेक्शन में, तो F2 प्लस F3 मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F4। तो ये बात ख्याल रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। हम जब भी इस तरीके के सवाल कर रहे होंगे, ये बेसिक ट्रिक है या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टॉक्स को देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेंटर ऑफ मास आता है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपके पास वो पॉइंट है, वो इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट में जिस पे हम कंसिडर करते हैं कि होल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और उसी पॉइंट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस भी कर सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिएगा, छोटी सी बात है कि जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास लोअर होगा ना, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सेंटर ऑफ मास। जितना लोअर होगा, जितना सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा, सही है ना, अपर होगा, उतना अनस्टेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी से फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी बनती हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है वो लोअर होता है, ठीक है जी। अनस्टेबल में आपके पास मतलब ऑब्जेक्ट का जो लोअर होता है, वैसे जब मैं इसको मूव करके डिस्प्लेस करके चेक करूँगा तो थोड़ा राइज़ करेगा, मगर क्योंकि वो जो है इतना ज़्यादा ऊपर राइज़ नहीं करेगा कि वो टॉपल डाउन हो जाए और तो उसको अपनी तरफ फर्दर खींच लेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस तरीके से कंडीशन बनाता हूँ तो ये इतना ज़्यादा राइज़ नहीं करेगा, फिर अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेगी एंड इट विल कम बैक। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये रेज्ड होता है, ठीक है ना, और न्यूट्रल में ये चेंज नहीं होता, ये जहाँ पर रहता है वहीं पे ही रहता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास हुआ टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सॉरी, ये सेंटर ऑफ इसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, इसके बाद एक टॉपिक आता है डीफॉर्मेशन। अच्छा, आपके पास फ़िलहाल जो समझने की चीज़ें वो एक चीज़ याद रखिएगा कि लोड, जितना लोड उस पर डालेंगे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन स्प्रिंग प्रोवाइडेड क्या इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज़ नॉट रीच्ड, ठीक है। अक्सर ग्राफ आपको बना के देता है एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड का,
तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। कब तक प्रोपोर्शनली बढ़ेगा? जब तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं रीच हो जाती उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, इसमें जो सवाल यूजली आते हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 न्यूटन का लोड स्प्रिंग में एक्सटेंशन लेकर आ रहा है 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मुझे बताएं 2 न्यूटन का लोड कितनी एक्सटेंशन लेकर आएगा। तो इसका तरीक़ेकार ये बनेगा कि आप बेसिक करें, इसका रेशोज़ बना लें, वो ज़्यादा इजी तरीका है। 2/x, तो x विल बिकम 2 × 6/4 विच विल बिकम 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक तो ये सवाल आता है। एक और सवाल आता है कि अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ या व्हेन फॉर एग्जांपल कहता है 4 न्यूटन लोड इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इट्स लेंथ बिकम 15 सेंटीमीटर्स। जब 2 न्यूटन का लोड मैं लगाता हूँ तो इसकी लेंथ हो जाती है लेट्स से 13 सेंटीमीटर। मुझे बताओ जब मैं 6 न्यूटन का लोड लगाऊंगा तो स्प्रिंग की स्ट्रेच कितनी होगी? तो ऑब्वियसली स्प्रिंग बगैर स्ट्रेच के भी तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना। तो एक्सटेंशन पे देखें कितनी, 2 न्यूटन के लोड पे उसमें जो चेंज आया वो कितना आया? 2 सेंटीमीटर का आया। मतलब 1 न्यूटन पे वो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा है। तो अगर उसकी एक्सटेंशन पूछता है इस सवाल में, अगर वो 6 न्यूटन पे एक्सटेंशन पूछता है तो हम बोल देंगे 6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हुई है। अगर वो पूछता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बिकम 6 + 11 आ गया है ना, 11 होगा, क्योंकि 2 न्यूटन पे 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ है। तो बेसिक जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग होगी वो 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 11 विच विल बिकम 17 सेंटीमीटर्स। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू MCQs। इसके अलावा बाकी इतना ज़्यादा कुछ डिफॉर्मेशन में से आपके पास आता नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है इस पे। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द एरिया, लेसर द ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द प्रेशर, लेसर द फोर्स लेसर द प्रेशर। ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रखिएगा, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, या जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैं बॉक्स बना के दे देता हूँ। इस बॉक्स पे वो कहता है कि किस डायमेंशन पे मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो जो फेज़ मैक्सिमम डायमेंशंस का होगा, जिस फेज़ पे मैक्सिमम डायमेंशंस आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव डायमेंशंस टू इट एज वेल ना। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो करेगा इस फेज़ पे विच इज़ 3/5। इस एरिया पे मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा और 6/5 ये मैक्सिमम आपका मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। तो 6/5 पे आपका प्रेशर जो है वो मिनिमम एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, फिर एक चीज़ और समझिएगा, अक्सर ऐसा सवाल आता है जिसमें बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं। प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ बेसिकली ρg(h) which is density. Rho is density, g is gravitational field strength, h is height. एरिया हैज़ नथिंग टू डू विद इट। अक्सर लेट से ऐसा सवाल आपको एक बीकर बना के दे दे और एक फ्लास्क बना के दे दे, ठीक है, और बोले कि दोनों की जो हाइट है लिक्विड की, दोनों की हाइट सेम है, दोनों में लिक्विड की जो हाइट है ये h, ये भी h है, ये भी h है, ठीक है, और डेंसिटी भी सेम लिक्विड इसमें डला हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई प्रेशर किस पे ज़्यादा लग रहा होगा, तो प्रेशर दोनों पे इक्वल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट भी सेम है और क्योंकि सेम लिक्विड है तो उनकी डेंसिटी भी सेम है, उन पर प्रेशर सेम लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। जब भी इस तरीके के सवाल हों तो उसमें आप ये बेसिकली आप क्या करते हैं, आप इसमें फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूले पे क्या चीज़ें एक्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर दैट इज़ बीइंग एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय एटमॉस्फेयर। अक्सर सवाल आ जाता है कि भाई टोटल प्रेशर निकाल के देखो। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट से P0 दिया हुआ है और लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, तो टोटल प्रेशर हमेशा बराबर होगा, टोटल प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर वो प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलता है तो हम ρg इससे निकाल लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजली वैल्यू आपको देता है। व्हाट यू विल डू, अगर टोटल प्रेशर वो पूछता है तो वेल ऐड देम अप, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो कि प्रेशर मेजर करने काम आती हैं। बैरोमीटर यूजली यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा,
अच्छा, प्रेशर का जो SI यूनिट है वो है पास्कल और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करता है। एक और चीज़ है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैस प्रेशर मेजर करता है, किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए व्हाट वी नीड मैनोमीटर। और ये बेसिकली डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करता है, डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड गैस। ये गैस और एटमॉस्फेयर का डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहा होता है बेसिकली। यूजुअली इस तरीके से आपको एक सवाल बना के दे देता है, ये ऊपर वाला एक एंड इसका ओपन होता है, दूसरे एंड पे यहाँ पर लिक्विड है। तो जब भी हम लिक्विड का गैस का प्रेशर निकालेंगे या जो डिफरेंशियल प्रेशर निकालेंगे उसमें हम ये वाली हाइट कंसिडर करते हैं। ये बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चे टोटल हाइट ले रहे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रेशर के सवाल इसी तरीके से आते हैं और ज़्यादातर उनमें यही कॉन्सेप्ट होता है। एक चीज़ और मेरे भी दिमाग में आई है डीफॉर्मेशन के हवाले से। डीफॉर्मेशन में एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्प्रिंग में यहाँ लगाता हूँ जिसमें 1 न्यूटन का मैं लोड लगाता हूँ और ये एक्सटेंशन इसमें हो रही है 1 सेंटीमीटर, अगर मैं यही लोड 2 स्प्रिंग्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, यही सेम 1 न्यूटन का लोड से सिमिलर 2 स्प्रिंग्स पे मैनेज कर दूंगा, तो अब एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी क्योंकि लोड दोनों स्प्रिंग्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर ये इसी तरीके से 2 स्प्रिंग में एक के बाद एक इस तरीके से लगा दूं और यहाँ पर 1 न्यूटन का लोड लगाऊं तो ये भी 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड होगा, तो टोटल एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। इसके बाद एनर्जी है। एनर्जी बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। फिर हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जीज आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं, जिसमें एक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 m टाइम्स v², सही है। इसका ऐसा यूनिट जूल है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। अच्छा, बल्कि इसको इस तरीके से जर्नल लिख लेते हैं ताकि याद रहे हमें कि एनर्जी का ऐसा यूनिट हमेशा जूल बनेगा और ये स्केलर क्वांटिटी रहेगी हमेशा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh, दिस इज कंजर्व्ड एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी हमेशा वो एनर्जी जो कि कंजर्व रहती है। अब एक चीज़ समझिएगा, ये अक्सर सवाल आ जाता है पेपर में, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल हाइट, दैट साइड। अगर वो हॉरिजॉन्टली कितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक स्टीप पे यहाँ पर एक कार ऊपर की तरफ मूव करी और वो 50 मीटर ऊपर चली है, ये 200 मीटर यहाँ से चली है, तो हम फॉर्मूले में 200 मीटर नहीं लगाएंगे। अगर वो पूछ रहा है कि हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज़ बीइंग कंज्यूम्ड या कंजर्व्ड इन अ ऑब्जेक्ट, तो जितनी भी एनर्जी कंजर्व्ड होगी वो ड्यू टू दिस हाइट होगी। हम उसका मास लिखेंगे, जी की वैल्यू लिखेंगे, जो भी इसका मास गिवन होगा मास लिख लेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यूजुअली 10 ही होती है और 50 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द वैल्यूज़, ठीक है। फिर एक सवाल और भी आता है कि फॉर एग्जांपल अब देखें यहाँ पर वेलोसिटी पे स्क्वायर है। मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट इनिशियली चल रहा है, उसकी वेलोसिटी ट्वाइस हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्योंकि अब वेलोसिटी ट्वाइस होगी और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फैक्टर ऑफ 4 बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर थ्राइस वो करेगा तो वो फैक्टर ऑफ 9 बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो हाफ करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? फैक्टर ऑफ 4 कम हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, वो भी देख लीजिएगा। फिर एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसमें वो बात करता है कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। अच्छा, इससे पहले ना हम वर्क डन एक देख लेते हैं ताकि फिर एक ही एग्जांपल में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें, ठीक है। वर्क डन हम बेसिकली बोलते हैं, वर्क डन हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फोर्स इनटू डिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट जूल है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक सवाल आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन हाइट पे है और इस हाइट से मैंने इसको
ड्रॉप किया तो जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। अब वो अक्सर सवाल में पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम एट सर्टेन हाइट पोटेंशियल एनर्जी दे देता है और वो बोलता है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी या व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा कि थ्रू आउट द मोशन जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कंजर्व हो रही होगी, वो चेंज हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। इस पॉइंट पे आके जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, हमेशा बराबर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसी के बाद ना ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहाँ पर स्लाइड करके कुछ वर्क डन करता है। तो जो वर्क डन करेगा, वर्क डन के लिए जो एनर्जी यूज़ करेगा फिर वो यही एनर्जी यूज़ करेगा, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन भी बराबर हो जाएगा। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के इस तरीके का कोई सवाल आ जाता है तो आपको इतना एफिशिएंट होना पड़ेगा कि आप पता चला सकें कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टॉपिक आता है पावर। पावर इज़ बेसिकली एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल। एनर्जी, इसको लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ पावर का फॉर्मूला ना, पावर इज़ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम या पावर इज़ अगेन वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आइदर वे इट विल वर्क, ठीक है ना। अगर एनर्जी कंज्यूम दे दे तब भी आप निकाल सकते हैं और वो दे दे तो भी निकाल सकते हैं। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी अगेन, इसका भी ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट सॉरी वॉट है। ठीक है जी, तो पावर इज़ बेसिकली एनर्जी पर यूनिट या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इंटरवल, वॉट इज़ या वर्क डन पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, इसी तरीके से एक बात आखिरी में इसमें एक चीज़ आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली है यूजफुल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो। इसको अगर चाहें तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी के कितना यूजफुल वर्क डन आपकी कोई भी मशीनरी कर रही है। अच्छा, इसमें एक यूजली सवाल आता है कोल टरबाइंस का या कोल पावर इंजन का, कोल ऑपरेटेड इंजन्स का, जिसमें वो बोलता है कि भाई अगर एक मैं कोल से कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो ये बात समझिएगा कि सबसे पहले कोल क्या करेगा, अपनी केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा हीट में। हीट क्या करेगी, वाटर को बॉयल करेगी। वाटर क्या होगा, वाटर बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम क्या करेगा, स्टीम मूव करेगा, पिस्टन को मूव करेगा या जो है टरबाइन को मूव करेगा। टरबाइन जब मूव होंगी तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन करेंगी। मैग्नेटिक इंडक्शन करेंगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो ये बेसिक प्रोसीजर है जो अक्सर सवालों में आता है, तो ये भी एक पार्ट है इसका। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ जर्नल फिजिक्स। इसके बाद थर्मल फिजिक्स आता है। थर्मल फिजिक्स में बेसिक एक चीज़ समझ लेते हैं कि हीट, या लेट्स पुट इट दिस वे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी। ये बात आपको पता होगी कि सॉलिड के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के अंदर दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो क्योंकि टाइटली पैक्ड है, मूवमेंट कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, लिक्विड्स के अंदर दे आर इन क्लस्टर फॉर्म, दे कैन मूव विद इन अ लिक्विड रीजन। सही है, क्योंकि थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा है मगर ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इनकी भी कम है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा, सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा है। सही है, गैसेस में कुछ भी नहीं होती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फार अपार्ट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास कुछ रिलेशनशिप हैं जो कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप वो कहता है कि P1 V1 equals to P2 V2, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, और यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यही बेसिक हिंट होती है सवाल पहचानने की। जब भी वो बोलते टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू मस्ट नो के हमने ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप अगर मैं बनाता हूँ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, तो वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट
वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो V1 इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, V1 ओवर T1 इक्वल्स टू V2 ओवर T2। इधर प्रेशर आपके पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद आपके पास चेंज ऑफ स्टेट आती हैं, कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं, हीट कैपेसिटीज़ हैं। हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे काम करते हैं क्योंकि वही हमारे पेपर में ज़्यादातर सवाल आते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ बेसिकली एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है जी। ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है कि कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में, ठीक है, या लोअर डाउन करने में। इसी तरीके से लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या है, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज बेसिकली एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज the state of 1 kilogram of any substance through of any substance without changing its temperature। क्योंकि यहाँ पर change of state होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉरी change in state है, तो temperature will remain constant, ठीक है। अच्छा, ये दोनों भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, सही ना? ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, LM, सही है ना? यहाँ पर L एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और C यहाँ पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। फिर हमारे सॉरी मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमारे पास आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन बेसिकली particles do not move themselves, but what they do, they rather transmit the energy to from one point to another। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद भी मूव करते हैं, यूजुअली सॉलिड में होती है, सही, यूजुअली लिक्विड में होती है, सही है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लिक्विड में कन्वेक्शन ही हो, लिक्विड में कंडक्शन भी होती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं और वो कन्वेक्शनल करंट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट रेडिएशन। रेडिएशन इज़ बेसिकली थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। और एक चीज़ समझिएगा कि दिस इज़ द ओनली फॉर्म जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। इन दोनों के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र हीट एनर्जी, मगर इसमें हम विदाउट मीडियम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए जो सन से एनर्जी हमारे पास तक आ रही है वो थ्रू रेडिएशन आ रही है, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद एक टेम्परेचर स्केल है, वो भी टेम्परेचर के लिए हमें बेसिकली थर्मोमीटर की 3 किस्म के थर्मोमीटर्स हमें यूज़ कराए गए हैं। एक है लिक्विड एंड ग्लास, एक है रेजिस्टेंस, और लास्ट है थर्मोकपल्स। ऑलराइट, तो लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर की जो सेंसिटिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम, ये रेजिस्टेंस पे, और ये कि हाउ मच EMF इज प्रोड्यूस, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा कि इसकी जो लेंथ हम क्या हमेशा करते हैं, हम देखते हैं कि चेंज इन लेंथ इसमें कितना हुआ है। इसमें हम देखते हैं जो चेंज इन लेंथ कहाँ से कहाँ तक हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे फ्रॉम स्टीम, या लेट्स पुट इट दिस वे, आइस पॉइंट से लेके स्टीम पॉइंट तक कितना चेंज आया है, और फिर जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस पर देखना पड़ेगा। इधर भी यही करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे कि चेंज इन रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हुआ है, आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट तक कितना हुआ है, ठीक है। यही बेसिकली सवाल आते हैं इसमें से, और कुछ इतना ख़ास
आता नहीं, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ थर्मल फिजिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वेव्स, ठीक है। फिर वेव्स हमारे पास फिर दो किस्म की वेव्स जो हमने डिस्कस करनी है, वन आर ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक longitudinal waves, my bad, longitudinal waves। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि movement of particles is perpendicular to propagation of wave, ठीक है जी। और इधर आपके पास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम्स पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। एक चीज़ और कि ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, इसमें हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होती है, ठीक है जी। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि समझ में आना ज़रूरी है, जो समझ में आ गई तो कहानी आगे बड़ी आसान हो जाएगी। एम्पलीट्यूड बेसिकली हम बोलते हैं कि वेव अपनी मेन पोजीशन से या इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना टॉप पे गई है, ये भी एम्पलीट्यूड कहला सकता है, और या वो कितना उसके बॉटम गई है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज़ यूजुअली आपके पास सेम आएंगे कि आप पीरियोडिक बेस पे ही काम करते हो। दिस विल बिकम एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ। एंड वी रिप्रेजेंट वेवलेंथ बाय लैम्डा, एम्पलीट्यूड बाय ए। एक और चीज़ समझिएगा कि जो हमारे पास ये होता है फ्रीक्वेंसीज के बाद आती है फ्रीक्वेंसी, या पहले टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं। फिर टाइम पीरियड इज बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, या सिंपल टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसको हम यूँ भी लिखते हैं, या टाइम बराबर हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। फिर इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ आ जाती हैं जिसको आई होप मैंने यहाँ पर, हाँ तकरीबन सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पीड ऑफ वेवलेंथ, स्पीड ऑफ वेव होती है, स्पीड ऑफ वेव इज़ लैम्डा एफ और लैम्डा अपॉन टी, आइदर बेट विल वर्क, सही ना, क्योंकि 1/t विल बिकम एफ। तो स्पीड ऑफ वेव या तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ है, या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अपॉन टाइम है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक चीज़ समझिएगा कि पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, कि कितनी ज़्यादा वेव्स, अगर कहीं पे किसी फिगर में ग्राफ में इस तरीके से वेव बनी हो और एक और ग्राफ हो जहाँ पर ज़्यादा वेव्स बनी हुई हो, तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पिच ज़्यादा होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड बेसिकली लाउडनेस पे काम, या लाउडनेस बेसिकली काम करती है एम्पलीट्यूड पे, लाउडनेस काम करती है एम्पलीट्यूड पे, कि जितनी अगर लट से दो वेव्स दी में जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर दे दें, मगर एक की तो दोनों की फ्रीक्वेंसी तकरीबन बराबर है, वेवलेंथ भी तकरीबन बराबर, मगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो दिस वेव विल बी लाउडर, ठीक है। फिर क्वालिटी और टिम्बर, ये बेसिकली डिपेंड करता है शेप ऑफ वेव पे, कि वेव की शेप किस तरह से आ रही है।
अगर 2 वेव्स आपको बना के दे दे, एक वेव कुछ इस तरीके से बना दे, दूसरी वेव आपको इस तरीके से बना दे, तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बिकॉज ऑफ टेम्पर होगा। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है एको। एको इज़ बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके सवाल अक्सर आते हैं जिसमें लेट से बिल्डिंग के पास एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने यहाँ से एक शॉट फायर किया, उसको एक आवाज़ अभी सुनाई दी और एक आवाज़ लेट से 1 सेकंड बाद सुनाई दी या 2 सेकंड बाद सुनाई दी। आपसे स्पीड पूछता है तो टाइम आपको पता चल गया कितना है, 2 सेकंड्स है। अब डिस्टेंस समझिएगा कि एक दफ़ा वेव जाएगी तो ये भी डिस्टेंस होगा और फिर यहाँ से जब वापस आएगी तब उसको सुनाई देगा दूसरा साउंड। तो यूजुअली हम यहाँ पर डिस्टेंस 2D रखते हैं और फिर उसके बाद उसका आंसर निकालते हैं। ये बेसिकली आपके पास तकरीबन साउंड और वेव के की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हो गई। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं लाइट पे काम। लाइट की एक चीज़ याद रखिएगा, स्पीड विल रिमेन इन वैक्यूम एस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है एन वैक्यूम। और तकरीबन जहाँ पर भी सवाल आता है वो याद रखिएगा कि इसकी स्पीड विल रिमेन सेम इन वैक्यूम। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें क्या कहती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें बताती है कि एक बेवकूफ़ी और बच्चे करते हैं, नॉर्मल बेसिकली बनता है परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्शन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाले एंगल लेट्स से ये ए बी ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नहीं, हमेशा हम नॉर्मल से इसको बनाते हैं। तो वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक आपके पास आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो लाइट जब भी रिफ्रैक्ट होगी, वो रिफ्रैक्ट कब होगी? जब वो वन मीडियम से किसी लाइट क्या कहते हैं लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी। तो ये समझिएगा बात, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लेस डेंसर मीडियम और ये ज़्यादा डेंस मीडियम है, ठीक है। जब भी लाइट लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल रिफ्रैक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, सही है, वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। और लाइट अगर अदर वे राउंड जा रही है, ठीक है ना, ये तो इस तरीके से आ रही है ना, अगर ये अदर वे राउंड जा रही है किसी डेंसर मीडियम से, लेट्स से ये यहाँ से लेस डेंसर मीडियम तक जाती है, तो लाइट देन विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल आई। खैर इसका आसान पाकिस्तानी जुगाड़ अगर आप करें तो बस ये बात याद रखिए कि ऊपर हम साइन का बड़ा वाला एंगल रखते हैं, नीचे साइन का छोटा एंगल रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक चीज़ और छोटी सी ये पेपर में अक्सर आ जाती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में आपको सवाल बना के दे देता है, तो भी ये बात याद रखिएगा कि वाटर की वेव शैलो वाटर में और डीप वाटर में उसकी स्पीड फास्टर होती है और यहाँ पर उसकी स्पीड स्लोअर होती है, ठीक है जी। तो जब भी वो डीप से शैलो वाटर की तरफ आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इसके बाद आपके पास एक और सवाल आता है व्हिच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बात समझिएगा कि क्रिटिकल एंगल हम बोलते हैं उसको, लेट्स से ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल बना हुआ है, लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिस पे
रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे आ जाए, ऐसे एंगल को आप क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल बना हुआ है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टर्म्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज एन एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो बात समझिएगा कि लाइट अब रिफ्रैक्ट नहीं होगी, अब लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम के अंदर, सही है ना। तो वो पॉइंट जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो जाए तो लाइट अब रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, विच इज के सेम प्लेन पे रहेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, ये आपके पास बेसिक लाइट का पोर्शन हो गया। इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी लाइट्स हैं वो लाइट किस तरीके से ब्रेक डाउन हुई हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के ऑर्डर में। ठीक है जी, वेवलेंथ के ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी वेव बनती हैं रेडियो वेव्स। अच्छा, रेडियो वेव्स का बेसिकली जो यूज़ होता है वो रेडियो या टेलीविज़न कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, सही ना। रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन के लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेडियो से कम होती है और ये यूज़ होती हैं सैटेलाइट टीवी, सैटेलाइट टीवी एंड टेलीफोन के लिए, टेलीफोन्स के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं इंफ्रारेड हमारे पास यूज़ होती हैं जो भी हाउस होल्ड आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरीके से रिमोट हो गए, सही है जी, इंट्रूडर अलार्म्स हो गए, सही है ना, रिमोट कंट्रोल एंड इंट्रूडर्स अलार्म्स, इसमें हम लोग इंफ्रारेड यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास विजिबल लाइट है। जो विजिबल लाइट है इसको लिख लेते हैं, विजिबल लाइट हमें यूज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर्स में यूजली। फिर इसके बाद आपके पास आती है अल्ट्रावायलेट रेज जो आपके पास यूज़ हो रही होती हैं सनबैट्स और स्टेरिलाइजेशन के लिए। आई माइट बी यूजिंग रॉन्ग स्पेलिंग्स के लिए जो है स्पेयर मी। स्टेरिलाइजेशन और इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरेज होती हैं। एक्सरेज यूजली हॉस्पिटल में इमेजिंग वगैरह के काम आती हैं। एक्सरेज की इमेजिंग होती हैं उनके लिए काम आती हैं। कुछ कैंसरस सेल्स के लिए भी काम आती हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए भी काम आती हैं। और उसके बाद हमारे पास हैं गामा रेज आपके पास काम आती हैं यूजली कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए, या वही इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट में भी बहुत सारी जगहों पे कि क्रैक इन मेटल डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ पीछे स्किप हो गई, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ब्लैक ऑब्जेक्ट emits and absorbs energy faster than any other color। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा कि ब्लैक कलर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है। तो तकरीबन यही पोर्शन है जो कि आपके पास कवर होता है वेव वाले हिस्से में से,
जिसके सवाल ज़्यादातर मैंने देखें। अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको वीडियो बना दूँ उस पर भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पहला टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है कि व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चार्ज होता है उसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो किसी और चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ समझिएगा बात कि जब भी चार्ज आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम के अंदर और कोई चीज़ मूव कर नहीं सकती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, मगर बेसिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ समझिएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर वो लूज़ कर देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से चार्ज बनेगा, फिर वो भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर स्टैटिक चार्ज इंड्यूस किस तरह से करते हैं। स्टैटिक चार्ज इंड्यूस करने के लिए एक तो फ्रिक्शन तरीका है। फ्रिक्शन में यही है कि बचपन में भी आप करते होंगे कि स्केल को जब बालों के अगेंस्ट रब करते थे और फिर उस पर पेपर लगाते थे तो पेपर उस पर अट्रैक्ट हो जाता था। तो वही होता था कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते थे और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता था और फिर वो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता था। दूसरा तरीका है इंडक्शन का। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि लेट्स से मैं एक चार्ज मेटालिक रॉड किसी भी स्फीयर के सामने, किसी भी दो स्फीयर्स के सामने फॉर एग्जांपल रख देता हूँ, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात आपको पता होगा कि पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस, लेट पुट इट दिस वे, like charges repel and unlike charges attracts, ठीक है जी। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जब आप इसको रिमूव करेंगे, इनको अलग कर देंगे, तो दोनों पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी बेसिकली इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस। यही तकरीबन इसी तरीके के सवाल आपके पास एमसीक्यू में आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलें तो फिर आता है बेसिक पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें ये बात पता है कि करंट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन यूनिट टाइम इंटरवल। ये आपको बेसिकली करंट देता है, इसका एसआई यूनिट एम्पेयर है। अच्छा, चार्ज का बेसिक एसआई यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट है कूलम, और हम इसको कूलम, ठीक है, और इसको यूजली हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी, स्मॉल क्यू से। एम्पेयर है, और ये भी अब जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ समझिएगा कि हम जब भी काम करेंगे, हम कन्वेक्शनल करंट पे अपने पूरे सिलेबस में काम कर रहे हैं। कन्वेक्शनल करंट बेसिकली, सॉरी कन्वेंशनल करंट, और ये जो करंट है ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे डायरेक्शन हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम करंट में मूवमेंट करेंगे, करंट की मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसके ऊपर तकरीबन सारा काम हुआ हुआ है, विच इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि potential difference is directly proportional to current provided the physical state and state of matter remains constant and temperature does not change, ठीक है जी। और जब मैं I रिमूव करता हूँ तो इसकी जगह मैं R लगा देता हूँ, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करता हूँ तो इसकी जगह R लगा देता हूँ, वेयर R बीइंग रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अभी दो टर्म्स नई यूज़ की हैं जिसमें एक V यूज़ किया है विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी इसको कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ चार्ज
बाय अ यूनिट चार्ज इन मूविंग थ्रू अ कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट के कंपोनेंट से गुजरने के लिए जो भी एनर्जी है, जो भी वर्क डन एक चार्ज कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फार्मूला ये बन जाएगा, रेजिस्टेंस बेसिकली दी हिंड्रेंस टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट, लेट्स पुट इट दिस वे, करंट। ठीक है जी, और यही बेसिकली इसका बेसिक पोर्शन है, वो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यही बनता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट, लेसर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द करंट। अच्छा, फिर इसी से ना पोटेंशियल डिफरेंस से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट में सिर्फ वोल्टेज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है फ़िलहाल अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इसको हम डिटेल में डिस्कस करें। ये बात याद रखिएगा, ये अक्रॉस दी कंपोनेंट ऑफ एनी सर्किट होती है, कंपोनेंट होती है या रजिस्टर होती है, और ये होती है अक्रॉस दी बैटरी। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा कि ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ ना कुछ फर्दर ड्रॉप डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आती है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। सही है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर से, और इन्वर्सली डिपेंड करती है एरिया क्रॉस सेक्शन से। सही है, एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा थिक एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टिविटी होगी, जितनी कम रेजिस्टिविटी या जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा अच्छा करंट प्रोड्यूस फ्लो करेगा। तो जितना थिक वायर होगा उतना स्मूथ करंट फ्लो करेगा, जितना लेंथ ऑफ वायर जितनी ज़्यादा होगी उतना कम करंट प्रोड्यूस या उतना कम करंट जो है वो आराम से फ्लो करेगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक पोर्शन था आपके पास इलेक्ट्रिक का। इसके में बाकी सर्किट्स हैं, वो सर्किट्स इंशाल्लाह हम आखिर में इस टॉपिक को जब ख़त्म कर रहे होंगे तो उसमें फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलें पहले सर्किट्स देख लेते हैं। सर्किट्स के लिए कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आपके पास सिलेबस की कॉपी पड़ी तो उसमें सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे पास लेट्स से ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया कि करंट को हम मेजर करते हैं बाय एमीटर, करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ठीक है जी, अच्छा, अभी यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग जब भी सर्किट बनाएंगे, और सर्किट में दो किस्म की कॉम्बिनेशन आपके पास है। फॉर एग्जांपल, अगर करंट एक ही लूप में फ़्लो कर रहा है ना, करंट अगर एक ही लूप में फ़्लो कर रहा है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को आप बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बराबर होती है, फॉर एग्जांपल ये R1 है, ये R2 है, तो ये बराबर हो जाएगी R1 प्लस R2। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, करंट दोनों रेजिस्टेंस में विल रिमेन, करंट विल रिमेन सेम, करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो काफ़ी सर्किट डायग्राम के आधे ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं कि जब भी करंट सीरीज़ में फ़्लो करेगा तो करंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसको लिख लेते हैं, वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों रेजिस्टर्स में। तो लेट्स से अगर इधर वी आई वोल्टेज, इधर V1 वोल्टेज, इधर V2 वोल्टेज, और ये टोटल V है, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। ठीक है, सिमिलरली अगर करंट लूप में नहीं चलता, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है करंट। फॉर एग्जांपल, एक रेजिस्टर यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, और एक ये यहाँ से
सॉरी यार क्या हो गया, अच्छा समझिएगा, सॉरी, एक रजिस्टर यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अब जो करंट यहाँ पर, यहाँ से जो करंट मूव करेगा, यहाँ से लेट से ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, तो जब भी हम नोड्स पे बात करेंगे तो यहाँ पर अब जो करंट रेजिस्टेंस आएगी टोटल वो बराबर होगी 1/R1 प्लस 1/R2 के। पोटेंशियल डिफरेंस विल या वोल्टेज विल रिमेन सेम। अभी दोनों रेजिस्टर्स पे जो वोल्टेज आ रहा होगा, वोल्टेज दोनों पे सेम आ रहा होगा, और करंट क्या होगा, करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ओवरऑल करंट यहाँ पर एमीटर में I शो कर रहा है, तो इधर जो करंट होगा, लेट्स से इधर I1 करंट आता है, इधर I2 करंट आता है, तो ये बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 के। ये कॉमन बेसिक चीज़ है, ये समझिएगा। और बात एक और ये समझने की है कि अगर सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में होगा, एक आपका कंपोनेंट फेल होता है तो दूसरा कंपोनेंट में भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मगर अगर इधर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो दूसरे में करंट फ्लो करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा वोल्टेज आ रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास बेसिक चीज़ें हैं डीसी सर्किट की। तकरीबन सवालों में इसी तरीके के कॉन्सेप्ट सवाल देता है, इसी तरीके से सवाल पूछता है, सिर्फ आपको एफिशिएंट होना है कि ये बातें समझ में आती हों। ठीक है, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें जो 2-3 किस्म की चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहले ये पूछता है कि हम कौन से किस्म के फ्यूज़ लगाएं। तो फ्यूज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है कि आप V=IR फार्मूला लगाएंगे, जो भी कंपोनेंट दिया हुआ होगा उसमें V=IR लगाएंगे, वहाँ से करंट निकालेंगे, और उस करंट रेंज से जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, हम उस क्लोजेस्ट वैल्यू का अपर बाउंड में, ऊपर वाली वैल्यू में हम उसकी वैल्यू में वो रख देंगे। ठीक है, फिर इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पावर बराबर होता है V/I के। ठीक है, इसको अगर मुझे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो देखिए V=IR होता है। अगर मैं चाहूँ तो यूँ भी लिख सकता हूँ IR/I, विच विल बिकम I²R। और अगर मैं वोल्टेज की टर्म में लिखूँ तो I बराबर हो जाएगा V/R के। तो पावर इसके भी बराबर हो सकता है V²/R के। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होती है VI/T के। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास फार्मूले आएंगे, हम इन्हीं फार्मूला में से कुछ ना कुछ यूज़ करके उसका जवाब निकाल रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के लिए सिंपल चीज़ें जो MCQ के लिए रेलेवेंट हैं वो यही हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट repel and unlike poles attract। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट at poles and weakest at center। ठीक है जी। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो हम मैग्नेटिक शील्डिंग और ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए we यूज़ सॉफ्ट मैग्नेट्स। अभी सॉफ्ट मैग्नेट्स क्या हैं? सॉफ्ट मैग्नेट्स दो किस्म के मैग्नेट्स हैं हमारे पास, एक हार्ड मैग्नेट्स हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेट्स हैं। हार्ड मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स हैं जो मैग्नेटाइज भी स्लो होते हैं, दे टेक मच मोर टाइम इन ऑर्डर टू गेट मैग्नेटाइज्ड, और उनकी फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज भी बड़े आराम से करते हैं। एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएं और बहुत उतनी ही जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अपनी लूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा मैग्नेट लेता हूँ, लेट्स से मैं एक मैग्नेट लेता हूँ जिसके इर्द गिर्द में कुछ, फॉर एग्जांपल ये मैंने मैग्नेट लिया, इसकी जब मैंने इसको आयरन नेल्स इसके इर्द गिर्द रखी, और एक और मैंने मैग्नेट लिया जिसके इर्द गिर्द मैंने आयरन नेल्स रखी,
तो ये जो आयरन नेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी मैग्नेट के इर्द गिर्द, मगर अगर ये कॉपर की नेल्स होंगी तो इनको ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगी। और जैसे ही मैं मैग्नेट रिमूव करूँगा इनको मैग्नेटिक, और इसके साथ ही कुछ यहाँ पर भी लट से अट्रैक्ट हो गई, तो अगर मैं मैग्नेट रिमूव भी कर देता हूँ तो जो इनके साथ अटैच थी ये दे विल रिक्वायर सम टाइम बिफोर दे सेपरेट। मगर इस कंडीशन में जैसे ही मैं रिमूव करूँगा ये सारी आयरन नेल्स अलग अलग हो जाएंगी। तो वो मैग्नेट्स जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी अडॉप्ट भी करें और फिर उसको लूज़ भी कर दें, ऐसी मैग्नेट्स को आप बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेट्स। और हम यूजली सॉफ्ट मैग्नेट यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, आयरन यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो पोर्शन शुरू होता है वो शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिक जो है सेटअप वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद रखिएगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाजमी बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, इसी तरीके से डिक्यूलर होंगी। फॉर एग्जांपल एक वायर है जिसमें करंट इनसाइड या आउटसाइड द पेपर आ रहा है, सही ना, दिस रिप्रेजेंट आउटसाइड पेपर। अगर ये पेपर से बाहर आ रहा है तो जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फॉर एग्जांपल ये करंट है और ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली बनेगी। वो निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका है, वो है राइट हैंड ग्रिप रूल। मैंने करना क्या है, मैंने अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है कि वो वायर के अराउंड कर्ल हो, और मेरा थंब हमेशा क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, थंब हमेशा पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, जिस भी डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आउटसाइड द पेपर आ रहा है तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। सिमिलरली अगर ये इनसाइड द पेपर जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से आ जाती। ये बेसिक काम है। एक चीज़ और समझिएगा कि इफ़ टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो दे बोथ विल अट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो अट्रैक्शन होगी, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है तो रिपल्जन होगी। सही है, ये बात याद रखिएगा कि ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, ये बच्चों को प्रॉब्लम भी बड़ा करता है। तो ये रिपल्जन, ये रिपेल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक आता है मोटर इफेक्ट। मोटर इफेक्ट क्या कहता है, मोटर इफेक्ट कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगती है, उस पर एक अपथरस लगता है, उस फोर्स को आप क्या बोलते हो, मोटर इफेक्ट। के व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर is placed inside a magnetic field, it experiences an upthrust force। ठीक है जी, ये एक अपथ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि मोटर इफेक्ट कहलाती है। और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को, थंब को, ये लेट से ये थंब हो गया, या लेट मी डू इट दिस वे, ये मेरी इंडेक्स फिंगर एक हो गई और ये मेरा थंब हो गया। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ड बना देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई।
ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये समझे, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये मेरा थंब है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये मेरी इंडेक्स फिंगर है, फिंगर, और ये सेकंड फिंगर है, ठीक है। तो सेकंड फिंगर हमेशा रिप्रेजेंट करती है करंट को, करंट की डायरेक्शन को, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और तब मेरा रिप्रेजेंट करता है फोर्स को या अपथ्रस्ट को। तो समझिएगा बात कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल लेता हूँ कि यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये होगी, मैं राइट एंड लेफ्ट जो अपनी इंडेक्स फिंगर है इसको इस तरफ पॉइंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा करंट जो है, करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो मैं करंट को इस डायरेक्शन में फ़्लो कराता हूँ, तो जो इस वायर पे थ्रस्ट लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि मेरा थंब नीचे की तरफ आ गया। सिमिलरली अगर लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड द पेपर, इनटू द पेपर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेपर। तो जब ये पेपर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट चलती है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो जो मुझे इलेक्ट्रॉन पे जो अपथ्रस्ट लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इसी तरीके से अगर मैं इनकी डायरेक्शन रिवर्स करता हूँ तो इनकी डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है एसी जनरेटर्स। जनरेटर काम करते हैं, जो आपके बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही हैं। ये बात समझिएगा कि एसी जनरेटर में बेसिकली हम क्या बनाते हैं, एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। एसी करंट बेसिकली ऑल्टरनेट करंट है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान चलता है, जिसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है, सही है ना, ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान चलता है, ठीक। मगर अगर मैं इसको वोल्टेज के अगेंस्ट बनाऊंगी, तो मैंने करंट के लिए बनाया ना, ये करंट के लिए एक्सेस, अगर मैं वोल्टेज के लिए बनाऊंगा तो जहाँ करंट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, और जहाँ करंट मिनिमम होगा वहाँ वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से याद कर लें, या आपको सीन बिल्कुल आसान हो जाएगा कि ये वोल्टेज के लिए आपके पास ग्राफ आ गया, वोल्टेज के लिए, और ये करंट के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, एसी जनरेटर्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल इस तरीके से चलता है। वो कहता है कि जब भी कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस EMF, या इट इंड्यूसेस EMF, इस तरह से कर लेते हैं, इंड्यूसेस EMF। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी करंट इंड्यूस करने के लिए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड से कट करेंगे, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कट करेंगे, उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, जितना कम कट करेंगे उतना कम इंड्यूस होगा। तो इस पर जो डिपेंडेंसी बनती है वो बनती है सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है, स्पीड विथ विच इट इज कटिंग। तो इसीलिए, और सेकेंडली कि आपका कितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कट होंगी उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, जितनी कम कट होंगी उतना कम EMF इंड्यूस होगा। इसीलिए ये बात समझिएगा कि अगर आपको एसी जनरेटर का इस तरीके से बना के दे दे और साउथ, और ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जा रही हैं, तो जब भी आपका ये सोलेनॉइड या जब भी आपकी कॉइल इसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ज़ीरो EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी
परपेंडिकुलर हो जाएगी टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा एंड इट विल गो लाइक दिस। और एक हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव करंट बनाएगी, हाफ साइकिल में वो नेगेटिव करंट बनाएगी। ये बेसिक चीज़ें थी बिल्कुल जो कि एमसीक्यू के हवाले से रेलेवेंट थी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद आपके पास आता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में बेसिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी है कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई के अंदर फिर वो आइसोटोप्स भी हो सकते हैं और वैसे भी हैवी न्यूक्लियाई हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर आई गेस 82 या 83 से ज़्यादा हो। उनमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेज शुरू हो जाता है। उन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेज को, उस फिनोमेना को आप बोलते हो रेडियो एक्टिविटी। और वो जो एलिमेंट जिनमें से ये स्पॉन्टेनियस इमिशन शुरू होती है उसको आप बोलते हो रेडियो एक्टिव मटीरियल। 3 किस्म की रेज निकलती हैं। अल्फ़ा रेज, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इनको आप लिखते हैं अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। एक चीज़ याद रखिएगा, अल्फ़ा रेज पे तकरीबन 2 प्रोटॉन्स जितना चार्ज होता है। क्योंकि इस पे 2 प्रोटॉन्स जितना चार्ज होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। सही है। और इनका पेनिट्रेशन रेट मिनिमम होता है। ये जाहिर सी बात है क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई ये पेनिट्रेट इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, पेनिट्रेशन रेट कम होने के साथ साथ इनमें एक चीज़ और भी समझिएगा आप कि दे कैन ईज़िली आयोनाइज। सही है। ये किसी भी एयर के पार्टिकल्स को, ये जो भी इनके साथ गैस इन कांटेक्ट आती है उसको ये इजीली आयनाइज कर सकते हैं। इसीलिए यूजुअली स्मोक डिटेक्टर्स में आप अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। बीटा पार्टिकल्स तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पेनिट्रेशन रेट इसका अल्फ़ा से ज़्यादा होता है मगर गैमा से कम होता है। सही है। ये भी आयनाइज कर सकता है, इजीली आयनाइज नहीं कर सकता मगर ये कर सकता है। ये इंडस्ट्रीज़ में यूजुअली क्रैक्स वगैरह डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है। गामा रेज जो हैं ये न्यूट्रल हैं, इनका पेनिट्रेशन रेट सबसे ज़्यादा है, पेनिट्रेशन रेट मैक्सिमम है इनका। और ये यूजुअली आपके पास इमेजिंग वगैरह के काम आती हैं या ट्यूमर रिमूवर के लिए भी गामा रेज के लिए हम यूज़ करते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इफ़ेक्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी इफ़ेक्ट करती है। इनको ये दोनों फील्ड्स बहुत आराम से इफ़ेक्ट कर देती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हाफ़ लाइफ का, जिसके काफ़ी सारे सवाल आते हैं पेपर में। हाफ़ लाइफ के लिए सिंपल सी बात याद रखें, इसका सिंपल सीन यही है कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद अपनी पेनिट्रेशन, जो भी उसमें से रेस की इमिशन हो रही है, जो भी उसमें से काउंट रेट है, जो भी उनकी रेज हैं वो हाफ़ हो जाती हैं। सही है। या उनका मास भी हाफ़ हो सकता है। तो वो टाइम पीरियड जिसमें ये हाफ़ हो जाते हैं उसको आप क्या बोलते हो, हाफ़ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिसकी अभी जो रेडिएशन का काउंट आ रहा है वो आ रहा है 1000 और उसकी हाफ़ लाइफ है 5 मिनट्स। सही है। तो हर 5 मिनट बाद, आप समझिएगा बात, हर 5 मिनट बाद इसका जो काउंट है ये क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 5 मिनट बाद इसका काउंट कितना रह जाएगा, 500। फिर अगले 5 मिनट मतलब 10 मिनट बाद इसका काउंट रेट कितना रह जाएगा, 250, 250। फिर रह जाएगा 15 मिनट्स बाद इसका काउंट रेट रह जाएगा 125 एंड सो ऑन। सिमिलरली इसमें एक यूजुअली सवाल में वो बैकग्राउंड रेडिएशन का जिक्र भी करता है। बैकग्राउंड रेडिएशन में ये है, फॉर एग्जांपल मुझे कहता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका काउंट रेट आ रहा है 610, जिसमें 10 बैकग्राउंड रेडिएशन है। ठीक है। तो ओरिजिनल जो काउंट है वो कितना है, 600 है। उसकी हाफ लाइफ फॉर एग्जांपल कहता है कि 2 मिनट्स है।
बताओ 4 मिनट्स के बाद कितनी उसकी काउंट आएगा हमारे पास जो डिटेक्टर है उसमें। तो फर्स्ट 2 मिनट्स बाद जो उसकी काउंट रेट रह जाएगा वो रह जाएगा 300। नेक्स्ट फर्दर 2 मिनट्स बाद मतलब 4 मिनट बाद जो काउंट रेट रह जाएगा कितना रह जाएगा 150। ये तो 150 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, मगर उसमें बैकग्राउंड रेडिएशन तो 10 ही रहेंगे ना, बैकग्राउंड रेडिएशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें 10 प्लस करेंगे एंड देन विल गिव द आंसर 160 काउंट रेट उसका रह जाएगा। फिर जो बाकी दो चीज़ें सिंपल रह जाती हैं वो ये हैं कि एक है अपना न्यूक्लियर रिएक्शंस रह जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक चीज़ समझिएगा, फिजन में बिगर radioactive element decomposes into 2 smaller radioactive elements। ठीक है जी, ये होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 smaller radioactive elements combine to form a bigger एलिमेंट। सही नहीं है, बिगर एलिमेंट बनाते हैं और ये यूजुअली होता है सन पे। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ रह जाती है वो है बीटा डिके एंड अल्फ़ा डिके। बीटा डिके क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर Z है और न्यूक्लियर नंबर A है। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और इसके न्यूक्लियर नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया तो प्रोटॉन उसका या पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अल्फ़ा डिके करता हूँ, क्योंकि अक्सर इस तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए, अब इसमें एलिमेंट कोई भी दे दे आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा डिके में क्या होगा, फॉर एग्जांपल उसका भी Z है और ये है, तो अगर इसमें से मैं अल्फ़ा पार्टिकल एक निकालता हूँ तो उसमें देखें 4 और 2 माइनस होंगे, तो इसमें एटॉमिक न्यूक्लियर नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बीटा अल्फ़ा डिके की। ठीक है। तो विद दिस वी केम टू एंड ऑफ दिस सिलेबस। मोस्ट प्रोबेबली आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। अगर कुछ स्किप हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बहरहाल आई होप कि यू पीपल विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। Best of luck for your paper. Wama alaina illa al balagul mubin.